नहीं, कौन से दो, आपको दो स्ट्रक्चर देखने ना पहले तो, मतलब दो कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ तो एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स लेफ्ट साइड या राइट साइड, एक साइड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और दूसरी साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स रखना है ना। क्या रखना है उसका, जो उससे जो जनरेट होंगी जो टर्म्स, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखना होगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखने के बाद देन जो सेम सिमेट्री की टर्म्स होंगी उनको हमें लाइन से ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद आपको क्या पता लगेगा अबाउट नॉन क्रॉसिंग रूल। तो जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है वहाँ के लिए तो ठीक है। देखिए वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स जो है उसमें अगर हम बात कर रहे हैं D2 कन्फिग्रेशन की, D2 कन्फिग्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे स्प्लिट होने वाली कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म्स हैं इससे जनरेट होने वाली। इससे जो टर्म्स जनरेट होती है वो कौन सी है, 3F 3P 1G 1S 1, ये 5 टर्म्स हैं जो D2 कन्फिग्रेशन से जनरेट होती है। ये एटॉमिक टर्म है और ये क्या है, एटॉमिक टर्म। इससे जनरेट होने वाली फर्दर कुछ टर्म्स हैं, दे आर मोलिक्यूल टर्म्स। वो क्या टर्म्स है, मोलिक्यूल टर्म्स है। यहाँ से कौन सी जनरेट होगी, A2 T2 एंड T1। 3F की डिजेनरेसी कितनी है, 9। F की डिजेनरेसी कितनी होती है, 9। A की डिजेनरेसी कितनी होती है, 1। T2 की डिजेनरेसी कितनी होती है, 3। और T1 की कितनी होती है, 3। तो टोटल जो डिजेनरेसी है, सॉरी इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 7। F की डिजेनरेसी कितनी होती है, 7। जैसे F ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे इसकी डिजेनरेसी होती है 7। तो इसमें कितने, जो इससे जो टर्म जनरेट होंगी ये क्या है, दीज आर मोलिक्यूल टर्म्स आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये टर्म्स जनरेट होंगी। तो टोटल डिजेनरेसी इनकी भी कितनी है, 7। इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 3। P की डिजेनरेसी कितनी होती है, 3। तो इससे जो टर्म जनरेट होगी वो क्या होगी, 3T1। ये क्या होगी, 3T1 3T, ठीक है, ये जनरेट होंगी। देन 1G, G की कितनी है, G की डिजेनरेसी कितनी होगी, 9। G की डिजेनरेसी कितनी होती है, 9 होगी। तो इससे जो टर्म जनरेट होगी वो होगी A1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस E, 2 3 एंड 1, 9 होगी डिजेनरेसी इसकी। और S की डिजेनरेसी कितनी, 1 है। इससे जो जनरेट होगी क्या होगी, A1। और D से जनरेट क्या होगी, T2 प्लस E। और इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 5। इसकी है 3 और इसकी है 2। तो जितनी डिजेनरेसी की टर्म है उससे उतनी ही डिजेनरेसी की टर्म जनरेट होगी। सो दिस इज अबाउट वीक फील्ड। ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। वीक फील्ड की हमें जो टर्म्स हैं वो पता है। अब हमें जो टर्म्स पता करनी है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की पता करनी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में जिस कन्फिग्रेशन को हम लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ पर जो आपने देखा जो एटॉमिक टर्म्स थी वीक फील्ड में, वो किसके टर्म्स में थी, जैसे आपने लिखा 3P, तो यहाँ पर आपको क्या पता था, L भी पता था और S भी पता था। और यहाँ पर क्या हुई थी, LS की कपलिंग हुई थी। ऑन द बेसिस ऑफ LS कपलिंग आपने ये टर्म जनरेट हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में ये SL कपलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें जो एनर्जी टर्म्स कैलकुलेट करनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हमें वो टर्म्स जनरेट करनी होगी। टोटल कितनी टर्म जनरेट हुई है वीक फील्ड में, टोटल कितनी जनरेट हुई है, 4 G से जनरेट हुई है। गिनिए कितनी, 11 थी आई थिंक। टोटल कितनी टर्म्स जनरेट हुई है, 11। वही 11 टर्म्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से भी जनरेट होंगी। सेम टर्म्स जनरेट होने वाली है स्ट्रॉन्ग फील्ड से भी और वीक फील्ड से भी। लेकिन जो एनर्जी का ऑर्डर है इट में भी चेंज, एनर्जी का ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। फिर उन सारी टर्म्स को हमने क्या करना है, कोरिलेट करना है। अब इसको हम किससे बना करेंगे, इसकी जो टर्म्स हैं उनको हम किससे देखेंगे, कन्फिग्रेशन से। तो आप ये देखेंगे कि जो कन्फिग्रेशन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो पहले वो कहाँ पर होंगे, T2G में। उसके बाद जब एक्साइटेड स्टेट होगी, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1, तो ये क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, T2G1 EG1 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट D2 ऑक्टाहेड्रल। देन जो एक्साइटेड स्टेट 2 होगी वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, EG2 में।
ये तो क्लियर है। इन कॉन्फ़िगरेशन से अब हमें वो टर्म्स जनरेट करनी है। तो इन कॉन्फ़िगरेशन से जब हम टर्म जनरेट करेंगे तो वो टर्म जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है इस सिमेट्री को लोअर करके देखना होगा। और इस सिमेट्री को हम लोअर करेंगे और वो जो सिमेट्री है उसको हम C2V में कन्वर्ट करके देखेंगे। इस सिमेट्री को हम C2V में कन्वर्ट करके देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा। स्पेशली एक तो हम C2V में कर सकते हैं और एक हम D4H में कर सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इनकी सिमेट्री को, और सिमेट्री को रिड्यूस करने के बाद हमें इनसे क्या क्या टर्म्स जनरेट हो सकती हैं वो पता चलेगा। ठीक है, अब T2G को अगर हम देखें, T2G2, अब मैंने आपसे कहा था जो ऑक्टाहेड्रल की टेबल थी उसको देखते हुए हम चलेंगे। एक ऑक्टाहेड्रल की प्रोडक्ट वाली टेबल थी और वहाँ पर आपने देखा था कि T2 इंटू T2, जब T2 को T2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये कितनी, इसकी डिजेनरेसी कितनी है 3, इसकी डिजेनरेसी कितनी है 3। ठीक है, तो अब यहाँ से जो टर्म जनरेट होती है, इससे जो टर्म जनरेट होती है वो कौन कौन सी टर्म जनरेट होती है, A1E T1 T2, इसकी डिजेनरेसी कितनी है 3, इसकी है 3, 2 एंड 1, टोटल डिजेनरेसी कितनी हो गई 9, और यहाँ से डिजेनरेसी कितनी होगी 3 3 जा 9। तो ये जब यानी T2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब T2 को T2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जनरेट होने वाली है। ठीक है, ये टर्म जनरेट होंगी। अब T2G, अगर हम T2G को देखें तो T2G एक तरीके से किसकी तरह है, देखिए ये है T2G, दिस इज T2G। और ऐसा कौन होता है, P भी होता है, P ऑर्बिटल भी कैसा होता है, T2G की तरह ही होता है। तो अगर मैं कहूं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यानी P2 हो फिर T2G हो, तो इससे कितनी माइक्रोस्टेट्स जनरेट होंगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन P2 हो या T2 में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और P में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ से जनरेट होने वाली माइक्रोस्टेट्स कितनी होंगी, चाहे P2 कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे T2, कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी 15 माइक्रोस्टेट्स। फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी होनी चाहिए 15। तो यहाँ 15 होंगी, तो इनसे जो जनरेट होंगी उनसे भी जो जनरेट होंगी वो माइक्रोस्टेट्स भी कितनी होनी चाहिए 15, वो भी माइक्रोस्टेट्स कितनी होनी चाहिए 15। तो उस माइक्रोस्टेट्स जनरेट करने के लिए अब क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, इलेक्ट्रॉन अगर 2 होंगे तो या तो वो पेयर्ड होंगे या वो अनपेयर्ड होंगे। अगर पेयर्ड होंगे तो स्पिन क्या होगी 0, और अगर पेयर्ड होंगे तो मैक्सिमम, अनपेयर्ड होंगे तो मैक्सिमम स्पिन कितनी जा सकती है 1, या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है या 0 हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती स्पिन। तो अगर स्पिन 0 है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1, और अगर ये अनपेयर्ड है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो सकती है 3, इससे ज़्यादा कम कुछ नहीं हो सकता। सो या तो इन स्टेट्स की मल्टीप्लिसिटी 3 होगी या इन स्टेट्स की मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। तो अब इसमें आपको देखना है, हमें यह देखना है कि अगर इसकी अगर मान लीजिए सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है थोड़ी देर के लिए, तो इनसे जो जनरेट होंगी माइक्रोस्टेट्स, इससे जनरेट जो होगी 3 1 जा 3, इससे भी 3 जनरेट होंगी, इससे 2, इससे 1, तो टोटल माइक्रोस्टेट भी 9 ही आएंगी, और ये आनी है 15। तो अब हम इसको बार बार फिट करके देखना चाहें कि अगर मैं इसको 3 कर दूं तो फिर क्या हो सकता है, 3 3 6 तो 8 और 3 11, तब भी 15 नहीं हो रही है। या अगर इसको 1 कर दूं, इसको 3 कर दूं तो फिर क्या हो रहा है 6 6 6 12। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे इसको फिट करते रहूं तो बड़ा मुश्किल होगा, टोटल आना 15 है। तो ऐसे ट्राई एंड एरर मेथड से करेंगे तो मुश्किल है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसकी सिमेट्री रिड्यूस कर दी। सिमेट्री रिड्यूस इसलिए करी है ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी किस टर्म की कितनी है, जिससे कि टोटल हमें 15 माइक्रोस्टेट्स मिल जाए। तो हमने क्या किया कि इसको रिड्यूस करा। किसको रिड्यूस किया, जो हमने कहा कि जो ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री थी, पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, इसको हम इसमें कन्वर्ट करके देख रहे हैं। सिमेट्री अगर C2V होती तो क्या होता, अगर इसकी सिमेट्री C2V होती तो क्या होता।
अगर इसकी सिमेट्री C2V होती तो फिर T1 फर्दर स्प्लिट हो जाता और E भी फर्दर स्प्लिट होता। हम उसको फर्दर स्प्लिट करके देख सकते हैं कि अगर C2V सिमेट्री में होता तो E स्प्लिट होके क्या बनाता, A1 प्लस B1। अगर हम T1 को फर्दर C2V में ले जाएं तो ये जो T है ये फर्दर स्प्लिट होगा, ये किसमें स्प्लिट होगा, A2 प्लस T1 सॉरी प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 और ये स्प्लिट होगा A1 प्लस B1 प्लस B2। ये सारी स्टेट्स क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी। ये ऑक्टाहेड्रल में है। अगर यही C2V में होते, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर ऑक्टाहेड्रल में E है, EG, अगर आप टेट्राहेड्रल सिमेट्री कर दें, इसकी स्क्वायर प्लेनर कर दें, तो EG में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर होते हैं। जब आप इसकी सिमेट्री लोअर कर देंगे, स्क्वायर प्लेनर की ओर जाएंगे, तो फिर ये A1 और B1 में चेंज हो जाएगा, वो दोनों टूट जाते हैं। जिनको आप E कहते हैं वो A1 और B1 में टूट जाते हैं, तो उनकी सिमेट्री कुछ और हो जाती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि यहाँ पर इसकी सिमेट्री लोअर कर दी और लोअर करने से हमें कुछ नई स्टेट्स जनरेट हुई यहाँ से। यानी देखिए A का मतलब भी 1 होता है, B का मतलब भी 1 होता है। तो ये 1, इसकी डिजेनरेसी 1 है, इसकी डिजेनरेसी भी 1 है और इसकी डिजेनरेसी भी 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 3। तो 3 वाली टर्म 3 में ही स्प्लिट होगी, 3 वाली टर्म 3 में स्प्लिट होगी और ये इसका मतलब है 1 एंड 1। तो 2 जो है वो 2 में ही स्प्लिट होगा। तो हमने उसको लोअर करके देखा, ठीक है, लोअर कर दी सिमेट्री। अब हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे और हमें स्टेट्स कैसे मिलेंगी। देखिए अब हमारे पास कन्फिग्रेशन है T2G2, ठीक है। और जो T2G है, अगर हम उसको देखें, T2G जो वहाँ T2 लिखा है, T2 का मतलब क्या है, A1 प्लस B1 प्लस B2। तो एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2G1 और T2G1। तो इसका मतलब है A1 प्लस B1 प्लस B2 और इसका मतलब भी है A1 प्लस B1 प्लस B2। T2 का मतलब है A1 प्लस B1 प्लस B2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो T2G हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2G। तो हम इन स्टेट को इस स्टेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इस स्टेट को इस स्टेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A को A1 से करिए, क्या मिलेगा, A1 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 B1 और क्या मिलेगा, A1 B2। फिर क्या मिलेगा, B1 A1। B1 A1 पहले से ही है, देन B1 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 देन B1 B2 देन B2 A1। B2 A1 है B2 A1 देन B2 B1 ये भी है, देन B2 B2। वैसे हमें 9 कॉम्बिनेशन मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो 9 मिलेंगे, बट वैसे ये 6 कॉम्बिनेशन। ये वैसे कितने कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, A1 में। जैसे अगर मैं T1 लूँ और इस T2 लूँ और इसकी 3 एनर्जी स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक हो जाएगी A1, फिर हो जाएगी B1 और फिर हो जाएगी B2। 3 स्टेट्स में स्प्लिट हो रहा है ना। तो A1 का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यही तो है A1 का मतलब। A1 का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन A1 में है। A1 B1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं कि A1 पहले तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखें। जब A1 को A1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें A1 मिलता है। इसको स्मॉल a भी लिख सकते हैं, कैपिटल A, जैसे वैसे A है कैपिटल दिखाना चाहिए कायदे से, पर बुक्स में ऐसे भी दिखाया हुआ है तो आप इसको कैपिटल A से भी दिखा सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जब हम A1 को A1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 मिलता है। और मैंने आपसे कहा कि चाहे तो आप कैपिटल से भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि एनर्जी स्टेट है तो आप कैपिटल से दिखा सकते हैं। देन A1 B1। अब अगर आप A1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने टेबल में देखा था पहले, तो क्या आता है B1।
तो A1 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसी स्टेट का नाम क्या होगा, B1। A1 इंटू B2, तो ये क्या हो जाएगी, B2। B1 इंटू B1, B1 इंटू B1 A1 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, A1। चाहे B2 इंटू B2 हो, ये भी A1 होता है, और B1 इंटू B2 क्या होता है, B2 होता है। ये मल्टीप्लीकेशन अगर हमें आ जाए, अब देखिए इसमें अब हमें यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। A1 इंटू A1 यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक में ही है, तो फिर अनपेयर्ड ही, वो पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 1। S क्या होगा, 0, तो मल्टीप्लिसिटी हमेशा क्या आएगी, 1। यानी ये जो भी स्टेट जनरेट होगी इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। A1 इंटू B1 यानी एक इलेक्ट्रॉन तो A में है और एक B में है, तो वो दोनों की स्पिन ऐसे भी हो सकती है और दोनों की स्पिन ऐसे भी हो सकती है, यानी स्पिन जो है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इट मीन्स उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। जो टर्म जनरेट होगी उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। A1 B2, अगर A1 B2 आप देखेंगे, अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है कि या तो दोनों की स्पिन ऐसे हो या दोनों की स्पिन ऐसे हो, तो ये स्टेट भी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है मल्टीप्लिसिटी इसकी, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे B1 तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1, क्योंकि इसमें हमेशा ये क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑर्बिटल में है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 1 होगी हमेशा। और B1 B2 दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। और यहाँ पर B2 है, दोनों एक में ही है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमेशा इसकी जो मल्टीप्लिसिटी हो क्या होगी, 1। इतना तो क्लियर है। आप चाहे यहाँ पर दिखाइए, ये आपको पता चल गया है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे 4 उनकी तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर B1 है या B2 है तो उनकी मल्टीप्लिसिटी या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है। लेकिन अगर A1 होगा तो उसकी मल्टीप्लिसिटी हमेशा 1 होगी। इतना क्लियर है, 1 होगी। अब हम वापिस आते हैं, जो हमारे पास T2G था, T2 था, T2 किस में स्प्लिट हो रहा था, A1 प्लस E प्लस T1 प्लस T2 में हो रहा था। अब A1 है तो A1 तो हमेशा 1 ही है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी तो 1 है। यहां पर अभी इसको छोड़ देते हैं अभी T1। अब हमने T1 को नहीं किया, हमने इसको T2 को किया था अभी। तो जब हमने T2 को किया तो T2 पे हमारे पास क्या क्या था, A1 था और क्या था, B1 और B2 था, ठीक है। तो A1 तो हमेशा 1 होगा। T1 को ले लीजिए, T1 में क्या था, A2 प्लस B1 प्लस B2, ये A1 था। और E क्या था, E में क्या था, A1 प्लस B1। इसमें A1 है तो A1 हमेशा 1 होगा, इसमें A1 है, A1 हमेशा 1 होगा। A2 का पता नहीं कि A2 क्या होगा, ये A2 होगा, ये A2 है, ये A1 है, ठीक है। तो ये जो है किसका पता है हमें, A1 का। A1 तो 1 होना ही है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये E से जनरेट होगा। तो E से जनरेट हो रहा है तो E भी 1 ही होगा, क्योंकि इससे जनरेट कौन हो रहा है, A, तो E भी 1 होगा और ये वाला भी 1 होगा। T2 भी 1 होगा क्योंकि उसमें भी क्या है, A1 है। लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स हैं उनमें 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये वो टर्म है जिसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये एक इंटू 1, इसकी डिजेनरेसी कितनी हो गई, 1, मतलब जो जिसके माइक्रोस्टेट्स, इसकी माइक्रोस्टेट कितनी होगी, 2 इसकी डिजेनरेसी है, 1 इसका मल्टीप्लिसिटी है, तो इसकी कितनी हो गई, 2। इससे जो माइक्रोस्टेट जनरेट होंगी, इससे कितनी जनरेट होंगी, 3 इसकी डिजेनरेसी है और 3 इसकी मल्टीप्लिसिटी है, तो कितनी माइक्रोस्टेट जनरेट होंगी, 9। और यहाँ से कितनी होगी जनरेट, 3, 9 3 12 13 14 15, टोटल माइक्रोस्टेट कितनी होगी, 15। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जो T2 स्प्लिट होता है वो A1E एंड T1 एंड T2 में स्प्लिट होता है। इन सब में से ट्रिपलेट कौन है, T1, क्योंकि T1 से A1 जनरेट नहीं हो रही है। और हमें पता चल गया है कि A1 जब भी जनरेट होगी उसके ऊपर हमेशा 1 आएगा, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी हमेशा 1 होगी। इसका मतलब ट्रिपलेट किस पर आएगा, इसके ऊपर आएगा।
इस तरीके से हम इससे जनरेट होने वाले टर्म्स निकाल सकते हैं कि ये इससे जो जनरेट होंगे टर्म्स वो हमेशा, यानी किससे, T2G2 से, T2G2 से जो जनरेट होंगे टर्म्स उनका माइक्रो स्टेट शुड बी 15, माइक्रो स्टेट 15 हो गया है, तो इससे जनरेट होने वाली ये 4 टर्म्स है। ये क्लियर है? एक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसे नीचे है उससे जनरेट होने वाली ये 4 टर्म्स है। अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो एक्साइटेड 1 है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? T2G1 EG1, T2G1 अगर EG1 है तो इसकी डिजेनरेसी कितनी है? 6, डिजेनरेसी 6 है, ठीक है। जनरेट होने वाली स्टेट कितनी होंगी बताइए, कैलकुलेट करिए। इससे जनरेट होने वाली ये तो डिजेनरेसी, लेकिन माइक्रो स्टेट्स कितनी पॉसिबल है? 24। कितनी है ये? ये P2 मान लीजिए, मतलब P मान लीजिए P1, या आप जैसे भी, इसमें 6 मैक्सिमम आ सकते हैं, इसमें 4 मैक्सिमम आ सकते हैं। इससे जनरेट होने वाली जो माइक्रो स्टेट्स होंगी वो कितनी होंगी? 24। और अगर हम इसकी ऑक्टाहेड्रल प्रोडक्ट देखें, वो टेबल देखें, तो जब T2G को EG से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 टर्म्स जनरेट होती हैं, वो होती हैं T1 प्लस T2। इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है? 3, और इसकी कितनी होती है? 3। तो 6 हो गई, डिजेनरेसी हो गई 6, लेकिन माइक्रो स्टेट कितनी जनरेट होनी चाहिए? 24। तो 24 के लिए इसके लिए बड़ा आसान है, अगर हम इनको ऐसे लिखते हैं, दोनों ही टर्म ट्रिपलेट भी होंगे और सिंगलेट भी होंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ से 3 जनरेट होगी, यहाँ से सॉरी यहाँ से कितनी? 3, और यहाँ कितनी होंगी? 9, और यहाँ भी 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो टोटल माइक्रो स्टेट्स कितनी हो गई? 24। तो यहाँ पर करने के लिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। इस वाले कन्फिग्रेशन के लिए ये 4 टर्म जनरेट होंगी, यानी T2G1 और EG1 से ये 4 टर्म जनरेट होंगी। तो कितनी हो गई? 4 वहाँ है, 4 यहाँ है, 8। अब जो लास्ट कन्फिग्रेशन है EG2, वहाँ से जो टर्म जनरेट होंगी वो क्या होंगे? 3 टर्म वहाँ से जनरेट होने वाली, तो कितनी हो जाएंगी? 11 टर्म्स। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या कन्फिग्रेशन है? EG2, यानी EG2 से जब हमें टर्म्स जनरेट करनी है, वैसे EG2 जब जनरेट होती है टर्म्स, यानी EG इंटू EG से जो टर्म जनरेट होती है A1 प्लस इसकी डिजेनरेसी कितनी है? 4, A1 प्लस A2 प्लस E। इससे ये 4 टर्म जनरेट, 3 टर्म जनरेट होंगी। इसकी डिजेनरेसी है 2, इसकी है 1 और इसकी है 1, तो 4 डिजेनरेसी से 4 डिजेनरेसी है, क्योंकि 2 E ऑर्बिटल है तो 4 डिजेनरेसी है। लेकिन इसका जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो कितनी जनरेट होंगी? 6। सो माइक्रो स्टेट्स जो जनरेट होंगी वो 6, यानी यहाँ से जो माइक्रो स्टेट जनरेट होंगी दैट शुड बी इक्वल टू 6। अब इसमें हमें करके देखना होगा क्या मैं इसको, अब इसमें कौन ट्रिपलेट है कौन सिंगलेट है, उसके लिए अगर मैं इसको 1 रखूँ तो क्या कुछ हो पाएगा? 2, एक 3 और एक 4। इसको अगर 1 रखती हूँ, अगर इसको 3 रखती हूँ तो फिर हो जाएगा 6। लेकिन 3 मैं इसको भी रख सकती हूँ कि 3 अगर यहाँ रख दूँ तो भी 6 है, और अगर 3 यहाँ कर दूँ तो भी 6 है। तो ये जो 3 है वो किसके ऊपर है, किसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे ऑक्टाहेड्रल से D4H की ओर, मीन्स स्क्वायर प्लेनर की ओर चलेंगे। स्क्वायर प्लेनर की ओर जब चलेंगे तो E जो है, क्योंकि E स्प्लिट हो सकती है, देन E विल स्प्लिट इनटू A1 एंड B1। ये A1 एंड B1 में स्प्लिट हो सकता है E। dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर ये स्प्लिट हो जाएंगे, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे तो इनका नाम। अब हमारे पास क्या कन्फिग्रेशन है? एक है EG1 और इंटू EG1, यानी ये है A1 प्लस B1 और ये भी क्या है? A1 प्लस B1। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A1 B1, A1 B1, B1 A1 एंड B1 B1। A1 इंटू A1 इज A1, A1 इंटू B1 इज B1। ये सही कर लीजिएगा, B1 इंटू B1 जो है A2, पिछले वाले में भी सही कर लीजिएगा A2। तो हमें क्या मिल गई? 3 स्टेट मिल गई, A1 B1 A2।
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक में चाहे तो आप बना के देख लीजिए, आप बना के भी देख सकते हैं। इन्हें आप ये कह सकते हैं कि ईजी था और ये स्प्लिट हो गया A1 और B1। अब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं तो फिर मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 1। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक यहाँ है तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो सकती है? 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनी पॉसिबिलिटी? और अगर दोनों V1 में है तो क्या हो सकता है? A1 है, A1 ही है। पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1। पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1। अगेन आप देखेंगे जो A1 है उसके ऊपर मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 1। A1 के ऊपर मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 1। तो A1 के ऊपर तो 1 ही आएगी। और ये जो A1 जनरेट हो रहा है वो E से जनरेट हो रहा है, इसकी मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आएगी? 1। इट मीन्स 3 मल्टीप्लिसिटी किसकी है? A2 की। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ से जो टर्म जनरेट होंगी उनकी माइक्रो स्टेट 6 होगी, ठीक है, और जो डीजेनरेसी है वो 4 होगी, और A2 के ऊपर ट्रिपलेट है। तो अब सारी स्टेट क्लियर है, हमें वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स की भी क्लियर है और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की भी क्लियर है। अब हमें क्या करना है? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की टर्म्स को एनर्जी के क्रम में अरेंज करना है। अब अगर आप देखेंगे इनको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। जो T है, T की एनर्जी सबसे कम रखेंगे, फिर E की रखेंगे और फिर A की। नंबर 1, A की एनर्जी सबसे ज़्यादा रखेंगे, E की उससे कम और T की उससे कम। और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जो मल्टीप्लिसिटी, हायर मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स जो है वो सबसे नीचे होंगी और 1 मल्टीप्लिसिटी की टर्म क्या होगी? नीचे होगी। और T1 की एनर्जी कम होगी, T2 की एनर्जी अधिक होगी। अगर T1 और T2 होंगे तो इस तरीके से अरेंज ही करना है। और इसमें भी अगर मान लीजिए T1 है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 3T1 है, तो 3T1 की एनर्जी कम होगी, 1T1 की अधिक होगी। इस तरीके से हमें एनर्जी में अरेंज करना है। तो अब आप वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स देखिए। वीक फील्ड में बस ये आपको क्रम देखना होगा। 3F सबसे नीचे है, ये वाला आपको ध्यान देना होगा। 3F क्या है? सबसे नीचे, देन 1D, देन 3P, देन 1G एंड देन 1S। ये वीक फील्ड है। यहाँ पर आके लिखेंगे वीक फील्ड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अब F से जनरेट होने वाली टर्म्स कौन सी हैं? A2, T1 एंड T2। 3F है तो 3 होंगी सारी, सबकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। सबसे नीचे कौन सी टर्म्स होंगी? 3T1, T1 सबसे नीचे, उसके बाद कौन सी होगी? 3T2, T पहले आएंगी, T1 पहले आएगी, फिर T2 आएगी, देन क्या आएगी? A2। ऐसे अरेंज कर दिया हमने, ठीक है। T से जो टर्म्स जनरेट होंगी 2 होंगी, T2 एंड E। तो T2 की एनर्जी नीचे और E की एनर्जी ऊपर, 1E एंड 1T2। मैं G नहीं लगा रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल में G लगेगा, मतलब G आपको लगाना होगा। ये एनर्जी आ गई दोनों की लेवल, ठीक है। अब कौन है? P। P का एक ही टर्म होगा, दैट इज T1। कितना T1? 3T1। T1 होता है जो जनरेट होता है P से, वो 3T1 होता है। G से जो टर्म जनरेट हो रही है वो क्या थी? A1, E, T1, T2। यहाँ तो हमें मल्टीप्लिसिटी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे नीचे कौन होगा? T1। T1, 1T1, then 1T2, then 1E, then 1A। अब आपको कोई भी कुछ कहे आप इसी क्रम में रखिए तो आपको याद भी रहेगा, कहीं किताब में कोई रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1S का मतलब क्या है? 1A1। 1S का मतलब क्या होता है? A1। तो ये A1 हो गया, ये एनर्जी लेवल हो गया, ये वीक फील्ड के फिक्स हो गए। क्लियर है? अब हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड के फिक्स करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। अब इससे थोड़ा एनर्जी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड का जो ऑर्बिट। अब सबसे नीचे कौन सा कन्फिग्रेशन है? T2G2। तो थोड़ा इस 3F से नीचे रखेंगे उसको, T2G2। ये कन्फिग्रेशन था।
इस कॉन्फ़िगरेशन से कितने टर्म जनरेट हुए हैं? 4, ए ई T1 T2, जिसमें से T2 के ऊपर ट्रिपलेट था, तो T2 सबसे नीचे आएगा क्योंकि T2 क्या है? ट्रिपलेट स्टेट है। तो 3 T2 जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे, देन 1 T1, ठीक है, देन 1 E, देन 1 A1। 4 स्टेट जनरेट हुई थी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में दूसरा कॉन्फ़िगरेशन रखिए। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? T2G1 TG1। इससे क्या जनरेट हुई थी? 4 टर्म T1 T2, 2 ट्रिपलेट और 2 सिंगल। तो नीचे कौन आएगा? 3T1, 1 नीचे आएगा, फिर 3T2, फिर 3T1, 1 T1, then 1 T2, 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन दोनों के बीच में रख दीजिए, क्या आ जाएगा? EG2, ठीक है। इससे कितनी टर्म जनरेट हुई? 3 में से जो A2 थी दैट इज ट्रिपलेट, A2 ट्रिपलेट थी, देन E1 एंड देन 1 A। हो गई? कलर देखिए, चलो कोई। अब ये इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि अब हमें क्या करना है? सेम सिमेट्री के टर्म्स को कनेक्ट करना है। 3T1 कहाँ पर है? 3T1 पहली वाली ऊपर ये है, तो यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। 3T2, ठीक है। 3A2 वो है, ये है 1T2, ये है ना, पहला एक ही है, 1 ये, ठीक है। देन 1E1, दिस इज फर्स्ट वाले को जोड़ना, 3T1, 3T1 एक और होनी चाहिए। 3T1 कैसे कम हो गई? T1 तो यहाँ पर 2 T1 होनी चाहिए। ये T1 पर नहीं आया था, 3 T1 पर था 3, ये किस पर था? ये T2 पे नहीं था 3, तुम भी नहीं देख रहे हो, ये किस पर था? T1 पर 3 था ना, इसलिए गड़बड़, ठीक है। ये सही नहीं होगा, ये है 3T1 है ना, और ये है 1T2, ये ऐसे है ना। तो अभी सब पहले एक बार मिटा देते हैं। बीच वाले में भी गड़बड़ होगी। बीच वाले में क्या होगा? 3T2 और 3T1। ये तो दो, ये 3T1 भी होगा और ये दोनों के ऊपर सेम मल्टीप्लिसिटी भी होगी। हाँ कोई बात नहीं, वैसे 3 वाले पहले आने चाहिए, ठीक है। फिर 3T1, ठीक है, 3T1 ये है, ये था, ठीक है। 1T2, ये है 1T2, ये आगे, नहीं सॉरी 3T2 है, ये 3T2, ठीक है। 3A2, 1T2 ये आ गया, 1E1, 3T1, एक और 3T1 ये आ गया, बराबर होनी चाहिए स्टेट्स ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। 1T1 नीचे तो नहीं है, 1T1 ये है, 1T2, देन 1E, और नीचे आएगा ये, ठीक है। 1A1 नीचे भी है और एक ये, ठीक है।
इस तरीके से हमने क्या किया, सेम सिमेट्री की टर्म्स थी तब जब बराबर थी तब जाके वो हम उसको कोरिलेट कर पाए। ठीक है, अब इस डायग्राम से हमें जो पता चलने वाला है, क्या पता चलने वाला है, देखिए 3T1 है, इसको देखिए 3T1, दूसरा 3T1 का है, ये है ना। इनकी लाइनों को अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छी तो नहीं बनी है मेरी, लेकिन आप इनकी लाइनों को देखेंगे ना तो ये पैरेलल जा रही है। ये जो लाइन्स है ये पैरेलल जाएंगी। ये जो लाइन है दिस वन, ये और ये क्या होने वाली, पैरेलल जाने वाली है। इसके अलावा 1A1 भी हमारे पास दो है, एक 1A1 ये है और एक 1A1 ये है। तो ये 1A1 की जो लाइन है और ये जो 1A1 की लाइन है, ये कभी मिलेंगी आपस में? ये दोनों लाइनें कभी मिलेंगी नहीं आपस में। 1A1 और 1A1, कोई भी ऐसी टर्म जो दो बार यहां पर आई है, 1A1 आया है, 1T2 और 1T2, ये भी कभी नहीं मिलेंगे, ये देखिए पैरेलल जाएंगे। तो ये जो कोरिलेशन डायग्राम है ये बताता है कि जो सेम सिमेट्री की टर्म है, इसका नाम भी 3T1 है, किसी से भी जनरेट हुई हो, F से जनरेट हो। ये जो T1 है वो P से जनरेट हुई है, पर है एक सी टर्म। दोनों में दोस्ती अच्छी हो सकती है, तो जब अच्छी हो सकती है तो मिक्स हो सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर हो, उनकी मिक्सिंग होगी, इसकी और इसकी मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा कि जिसकी एनर्जी कम है उसकी और कम हो जाएगी, और जिसकी एनर्जी अधिक है उसकी और अधिक हो जाती है। वैसे मतलब जनरली दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे जिनकी सेम सिमेट्री हो। चाहे वो A1 और A1 हो, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, जिसकी एनर्जी कम है उसकी और कम हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। ये टर्म यहाँ होगी या यहाँ होगी तब भी मिक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि वो एक सी टर्म्स होती है, उनकी सिमेट्री एक सी होती है। तो इस मिक्सिंग के बाद ये क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। यही क्या है, दिस इज नॉन क्रॉसिंग रूल। ये क्या है, नॉन क्रॉसिंग रूल है। सेम सिमेट्री टर्म्स दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दे मिक्स। आफ्टर मिक्सिंग द टर्म विद द लोअर एनर्जी इट स्टेबलाइज एंड द टर्म विद हायर एनर्जी इट विल डीस्टेबलाइज एंड दे। और बाकी टर्म्स एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, 1E 1T वो क्रॉस कर सकती है आगे जाके कहीं पर भी। मतलब आपने अभी हम जब ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे तब आप देखेंगे, ये तो नॉन क्रॉसिंग रूल बताता है कि ये सेम सिमेट्री की टर्म क्रॉस नहीं करेंगी बस। ठीक है, और जब हम ऑर्गन डायग्राम बनाएंगे तब आप देखेंगे वहां पर कि क्यों वो, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी आपको कि वो क्रॉस क्यों नहीं करती है एक दूसरे को। तो ये क्लियर है कोरिलेशन डायग्राम ऑफ D2 कन्फिग्रेशन। तो ये हमें टोटल ओवरऑल क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है अबाउट नॉन क्रॉसिंग रूल। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, देखिए ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर G आएगा, हर टर्म्स में G आएगी। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो G नहीं आएगा, और ये जो टर्म्स हैं इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी ऑर्डर। जैसे हमने T1 सबसे नीचे रखा, T2 उसके बाद रखा, E देन A, वहां पर आप उसका एनर्जी ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर देंगे। स्प्लिटिंग यही है, एनर्जी की स्प्लिटिंग ऐसे ही होगी, लेकिन एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। A1 सबसे नीचे आ जाएगा, E सबसे नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो वो हमने जो किया था। लेकिन जो ट्रिपलेट स्टेट होगी वो सबसे नीचे ही आएगी, हाँ वो नहीं बदलेगी। जो ट्रिपलेट स्टेट है वो सबसे नीचे आएगी, लेकिन बाकी एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि A2 नीचे आ जाता है जब टेट्राहेड्रल होता है, और T1 ऊपर आ जाता है, T2 बीच में रहता है। यहाँ पर तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनसे टर्म जनरेट होगी उनकी मल्टीप्लिसिटी वही होगी जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स हैं। तो जिसकी मल्टीप्लिसिटी अधिक होगी वो तो नीचे ही होगी, और बाकी जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है मैम, हम इसमें देख क्या रहे हैं वैसे? इसमें ये देख रहे हैं नॉन क्रॉसिंग रूल है ना, बता तो दिया। इसमें हम नॉन क्रॉसिंग रूल देख रहे हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो सेम सिमेट्री की टर्म है 3T1 और 3T1, जब हम उनको कोरिलेट कर रहे हैं, हम सारे टर्म्स को कोरिलेट कर रहे हैं, लेकिन आप इस डायग्राम में जब आप देखेंगे तो 3T1 है और एक 3T1 ये था। तो ये 3T1 की जब हमने लाइंस ड्रॉ की तो हमने ये देखा कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि ये भी 3T1 है, ये भी 3T1 है, दोनों एक सी है। चाहे वो F से जनरेट हुई है, चाहे वो P से जनरेट हुई है, लेकिन 3T1 एक ही है। वो दोनों मिक्स होंगी, मिक्स होने के बाद वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो जो कोरिलेशन डायग्राम है हमें अबाउट नॉन क्रॉसिंग रूल बताता है कि जो सेम सिमेट्री की टर्म्स हैं दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर।
वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, बल्कि वो मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद वो जिसकी एनर्जी कम है वो और कम हो जाती है, जिसकी एनर्जी अधिक है वो और बढ़ जाती है। ये बताता है कोरिलेशन डायग्राम टेल्स अबाउट नॉन क्रॉसिंग ऑफ सेम सिमेट्री टर्म्स। जो सेम सिमेट्री की टर्म्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बारे में ये बता रहा है, ताकि आप ऑर्गन डायग्राम बनाते समय ये ना कहें कि ये क्यों क्रॉस हो गई और ये क्यों नहीं क्रॉस हुई। ऑर्गन डायग्राम में बनाया था हमने, एक जगह ऐसे और एक जगह ऐसे, तो वो क्यों हुआ था, अब आप ऑर्गन डायग्राम में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोरिलेशन डायग्राम